बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की अहम तरीन समाअत में मुख्तसर सा ही वक्त बाकी है कि उस केस में क्या होगा। और उस केस से पहले एक ट्वीट आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें जजिस को कह लें कि थोड़ा सा बैकफुट पे धकेला गया या बताया गया कि तुसी कौन हो। वो अगर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मौजूदा निज़ाम लपेटे जाने की बातें भी की जा रही हैं। जो कह रहे थे हम KPK की गवर्नमेंट लपेटने वाले हैं और KP गवर्नमेंट का खात्मा करने वाले हैं, उनके अपने मामलात कुछ थोड़े से ख़राब हुए हैं। वो क्या है, ज़रा उस पर भी रोशनी डालेंगे। और मैंने जैसे अपने पहली वीडियो में भी बताया था कि हालात कब किस तरफ चले जाएं कुछ पता नहीं होता। तो इन अदालत की दरख्वास्त सर मैं उसी तरफ आ रहा है सर। हालात कब किस तरफ चले जाएं कुछ पता नहीं होता किसी को। पाकिस्तान में जाने को अजहर सदीक साहब की दरखास्त पे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी फारिग हो गए थे तौहीन अदालत पे। इसी तरीके से अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त आ गई है। और लाने वाला कोई और नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इस्तदा की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो तरह सा आपसे डिस्कस करेंगे, राय साहब के सामने रखते हैं मामला को भी। राय साहब आगाज़ मेरा ख्याल है करें निज़ाम लपेटे जाने से या इमरान खान से? निज़ाम लपेटे जाने से। सुहेल वड़ाइच साहब जो बड़े अरसे से कॉलम्स लिख रहे हैं, जिन्होंने पहले तो ये भी कहा था कि 8 फरवरी को PTI कहीं नज़र नहीं आएगी तो बड़े 2/3 मेजॉरिटी से ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो 8 को तो नहीं हुआ, वो सारी मेजॉरिटी 10 फरवरी के बाद जाके मिली उनको। इलेक्शन हालांकि 8 को हो गया था। 2/3 से ज़्यादा तो खैर PTI को मिल गई थी। लेकिन वो कुछ सहाफ़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खबर कम देते हैं, पैगाम रसानी ज़्यादा करते हैं अपने कॉलम्स और ख़बरों के ज़रिए। तो सुहेल साहब ने जो एक नक्शा खींचा है मौजूदा निज़ाम का, वो ये कह रहे हैं कि निज़ाम के अंदर 2 किस्म की सोचें हैं। एक सोच ये है जो कहती है कि जनाब मामलात को चलने दिया जाए, निज़ाम को चलाएं। दूसरी सोच ये कहती है कि जनाब ये जरदारीज़ एंड शहबाज शरीफ एंड ये पब्लिक में मकबूल नहीं है, लिहाजा ये बोझ है। इन सब को हटा के तो सिस्टम के ऊपर एक नया पॉलिटिकल निज़ाम लाया जाए जिससे लोग मुतमईन हो सकें। अब ऐसा कहा, उन्होंने आगे जाके ये भी लिखा है कि जो इस सारे निज़ाम के सरबराह हैं उनके हवाले से उन्होंने लिखा है, किसी का नाम लिए बगैर, कि वो इस मामले में न्यूट्रल हैं। दोनों की बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। अगर तो ये निज़ाम अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, इसके बारे में दावे तो बड़े किए, मीशत भी संभाल लिया हमने, ये भी संभाल लिया तो वो भी संभाल लिया। लेकिन अगर वो कहते हैं निज़ाम खड़ा हो गया तो फिर ना हुआ तो किसी का कुछ मालूम नहीं कि क्या हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ हम थोड़े से अहाता करें मोहसिन नकवी साहब के ट्वीट्स का। आजकल जो वो कह रहे हैं और फिर हाँ जी, वो हसद शसद और इन मामलात के ऊपर भी आए हुए हैं। वो शायद राना सनाउल्लाह ने बार बार उनको टारगेट किया, शायद वो उनका मुखातिब राना सनाउल्लाह थे। वैसे कैसे देख रहे हैं ये निज़ाम वाकई लपेट दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। असल में आपको याद होगा कि 7 फरवरी 2024 को कॉलम लिखा था सुहेल वड़ाइच साहब ने। सीरीज ऑफ कॉलम्स आप कह सकते हैं जो उन्होंने इंतखाबात से कबल लिखे थे। 7 फरवरी 2024 को उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, इसी मुक्तदरा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। आज जो पिच बना रहे हैं ना, मतलब वो ये अब पाकिस्तानी कौम के जहनों में जो सोच मुक्तदरा की है उसको वो पहले बिठा रहे हैं, वो पिच को दुरुस्त कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। यानी कि मुक्तदरा की जो सोच है वो कौम को बता रहे हैं कि मुक्तदरा ये करने जा रही है। उन्होंने 7 फरवरी 2024 को एक कॉलम लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि मुक्तदरा की सोच है कि मुस्लिम लीग नून 110 से 120 नशिस्तें लेगी, पीपल्स पार्टी 50 से 60 नशिस्तें लेगी और PTI को उन्होंने लिखा था कि ये 5 से 15 नशिस्तें लेगी। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं। फिर ये होता है कि स्वात से लेकर रहीम यार खान तक, कोयटा से लेकर GB के पहाड़ों तक, संगलाख पहाड़ों तक, कराची से लेकर लाहौर के मैदानों तक, उस सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसे 13 जनवरी को उस वक्त के काजी फाइज ईसा ने बेनामो निशान कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्हें किसी को बैंगन मिला, किसी को कद्दू मिला, किसी को फाख्ता मिली, किसी को मीनार मिला, किसी को जूता मिला, किसी को कुछ मिला। 8 फरवरी 2024 को लोग घरों से बाहर निकले,
और बेनाम और निशान पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को उनके निशान, इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे लगाए और 2 तय अक्सरियत दी। फिर 8 फरवरी रात 12 बजे के बाद फॉर्म 47 वाला जरलू फेरा गया और जो जीते हुए थे उन्हें हराया गया और जो हारे हुए थे उन्हें जितवाया गया। जो अभी निज़ाम लपेटने की वो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली बुनियादी तौर पर इसके पीछे वही चीज़ है कि जमहूरियत में वही हुकूमत कामयाब होती है, वही वज़ीर आज़म कामयाब होता है जिसकी पुष्ट पर अवाम होती है। इन लोगों को फॉर्म 47 की जो इलास्टिक शुदा शलवार पहनाकर असम्बली में लाया गया था, फिर मुसल्लत किया गया, कौम की गदरों पर नाफज किया गया, उन्हें कहा गया कि तुसी अब चलाओ जी निज़ाम, अब हमायत इनके साथ, एक मिनट, अब इनके साथ हमायत नहीं है। और जो इनको लाने वाले थे उनके अंदर ये सोच प्रिवेल कर रही है। अच्छा, सोहेल वड़ाच साहब ने कॉलम में एक और बात का जिक्र किया जिसको आप छोड़ गए। उन्होंने कहा कि ताकत का इर्तिकाज जो है ना वो एक जगह होना चाहिए। अब वो एक जगह कहाँ होगी? वो फकत एक जगह है, सदर के पास, सदर के पास। और उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए और सदर जरदारी को, अच्छा इस कॉलम में उन्होंने जरदारी का और शहबाज शरीफ के जरदारी का उस खबर का भी जिक्र किया है जो एजाज सैयद साहब ने खबर दी थी और उस वक्त बड़ी तनकीद की गई थी उन पर, और ये कहा गया था कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज सोहेल वड़ाच साहब ने इसका जिक्र भी किया कि कुछ बुनियादी तौर पर काम शुरू हुआ था लेकिन रोक दिया गया है और अब ये मामला सीधा किया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम की तरफ कि भाई वो ला कर निज़ाम लपेटा जाए, वज़ीर आज़म को फारग किया जाए, पूरी कैबिनेट को फारग किया जाए और तमाम तर इख्तियारात जो है वो सदर पाकिस्तान को दिए जाए और जो मौजूदा सदर हैं उन्हें यह कहा जाए कि भाई ਤੁਹਾਡੀ सेहत नहीं ठीक, तुसी दुबई चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इलाज करवाओ जाके, तो सानू कहो कि जी ये बिल्कुल वही सेम जो सिचुएशन बढ़ रही है जो सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब के दौर में बढ़ी थी। हुआ यह था कि सिकंदर मिर्जा ने सर फेरोज खान नून को फारिग कर दिया, ठीक है। और सिकंदर मिर्जा ने कहा जी कि अब तमाम इख्तियारात जो है ना वो इस तरह करते हैं जी कि एक मिलिट्री और सिविलियन मिलकर चलाएंगे। अच्छा, पब्लिक को ये भी बता दें कि फिरोज खान नून कौन थे, सिकंदर मिर्जा कौन थे? अच्छा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ये पाकिस्तान के सदर रहे हैं और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा जो है ये मीर सादक के ख़ानदान से आ रहे हैं, मीर जाफ़र के ख़ानदान से आ रहे हैं। और सर फिरोज खान नून वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, ये 57 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त उनका तल्लुक़ पंजाब से था और बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान बनने से कबल यूनियनिस्ट पार्टी से थे। उनका पाकिस्तान की तहरीक में कोई बड़ा किरदार नहीं था फिरोज खान नून का। वो हमेशा अंग्रेज़ जो इस्तेमारियत थी उनका साथ देते रहे, लेकिन पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म ही बने। फिर ये हुआ जी कि जनरल अयूब खान आके उन्होंने लपेटा सारा निज़ाम। उन्होंने कहा सिकंदर मिर्ज़ा को चल भाई तू इस्तीफ़ा दे, तो उसको कोयटा भेजा, कोयटा से उन्होंने बैरूत लंदन भेज दिया, वहाँ पर वो काम करते रहे बेचारे एक होटल पर मैनेजर के तौर पर। अब इस वक्त जो सिचुएशन बढ़ रही है, जो ग्राउंड बन रही है ना, वो बिल्कुल सेम वही बन रही है। लेकिन यह एक सवाल उठता है, वो सवाल क्या उठता है? मैंने भी उठाना जी, आपने कहा कि वज़ीर आज़म वही कामयाब होता है जिसके पीछे अवाम की हमायत हो, जी ताकत होती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, कितने वज़ीर आज़म गुजरे हैं शहबाज शरीफ के मौजूदा वज़ीर आज़म समेत जिनके पीछे अवाम की ताकत थी? पाकिस्तान में अगर उस तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल में 78 साल पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है या पाकिस्तान की जो उम्र है उसमें किसी भी वज़ीर आज़म को उस तरह काम नहीं करने दिया गया। या अवाम की ताकत किसके पीछे थी मुझे बताएं? भुट्टो के पीछे थी अवाम की ताकत। अच्छा, आपने कहा कि वही कामयाब होता है जिसके पीछे अवाम की ताकत हो। पाकिस्तान के कोई एक वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर सके, कामयाब हो सके? कोई भी नहीं कर सका। अब उस निज़ाम को उखाड़ने की भी बात, ये बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहब बात करते हैं तो ना, फिर अवाम की वो यही करी ना? नहीं, वो यही करते हैं। अवाम की ताकत अगर आप कह रहे हैं भुट्टो के पास थी, भुट्टो ने टेन्योर पूरा किया था? नहीं किया ना, तो बाकी किसी ने आज तक किया नहीं किया, तो फिर अवाम की ताकत मैटर ही नहीं करती। ये बात दुरुस्त है आपकी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब यही कह रहे हैं ना कि मैं आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ, ठीक है। और अवाम को इमरान खान कह रहे हैं, निज़ाम तो नहीं कह रहा। निज़ाम नहीं कह रहा है, निज़ाम कह रहा है जी कि गुल्लू सुल्लू कर दो तो साढ़े वाला करो। 78 साल से पाकिस्तान में यही तजर्बात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को इन साइंटिस्ट ने, जो FA पास साइंटिस्ट हैं, इन्होंने लेबॉर्ट्री बना दिया है।
और तजर्बात कर कर ये लेबॉर्ट्री तबाह कर दी है यहाँ पर। और जिस तरह ये सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है, ये उसी तरह उसी निज़ाम को लपेटने की बात की जा रही है। और 27वीं आईनी तरमीम के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है कि भाई 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। और आपने अपने कल भी एक वीडियो देखी होगी, एक वायरल वीडियो कोई 7-8-10 सेकंड की थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए, खामोश वीडियो जो आई थी, खामोश वीडियो, और उसकी म्यूट। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो बड़ा मैटर करती है। जब इंसान को स्पीच कर रहा होता है उसमें 20% उसके अल्फाज होते हैं और 80% उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। उस वीडियो में ये अब अगर वो देखे बगौर उसका मुशाहिदा करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब जो है वो बास हैं शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो जनरल बाजवा ने माशाल्लाह पहले ही कहा हुआ है कि वो उनके अंदर जो है वो तनकीद करने की सलाहियत बड़ी है, सजश सुनने की बड़ी सलाहियत है। वो बैठे रहते हैं और वो चला बन के सुनते रहते हैं जनाब, और कल यही हमें नजर आ रहा था। अच्छा, अब इमरान खान साहब की तरफ जरा आते हैं। इमरान खान साहब के केस में समाअत होनी है कुछ ही देर बाद, ज़्यादा टाइम नहीं बचा समाअत के अंदर। लेकिन राय से बात यह है, यही अफरीदी साहब समाअत करेंगे, शफीक सिद्दीकी साहब साथ होंगे। समाअत से एक दिन पहले मुनीब फारूक साहब का ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को रखना तो जेल के अंदर ही है, एक से दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जैसे हमने कहा था इस्लामाबाद की जेल में हमने वीडियो की जिसपे शिफ्टिंग का इम्कान है, जैसी वो रेडी होगी या फाइनल मराइल में है वो, तो उन्होंने कहा जरा बहुत हुआ तो सहूलियात को थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, रख रहा है जेल में। उन्होंने कहा जी अगर कोई रिहाई की बातें अदालत से हो रही है तो फिर तो सोचो भी ना, वो नहीं हो सकता। वो तो नहीं हो सकता कि अदालतें इस पर कोई किरदार अदा करेंगी। तो फिर ये सब कल क्या सुनेंगे? अच्छा, मेरे हिसाब से सुने, उनके पास क्या ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन है कि वो जमानत पे खान साहब को बेल दे दें, 9 मई के केसेस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि वो डिसमिस कर देंगे, अपीलें बरकरार रखेंगे फैसला। तीसरा ऑप्शन ये है कि यही अफरीदी साहब कहेंगे जी 4 माह की डायरेक्शन दी हुई है, तो प्रोसिक्यूशन को कहेंगे जनाब वो 15 दिन में चालान जमा कराएं, और चालान जमा जो ही होगा 15 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर, उसके बाद अब वो 4 महीने की डायरेक्शन है कि बेल को छोड़ें जनाब, 4 महीने में फैसला करा लें। अगला ऑप्शन क्या है, वो कोई हुज्जत निकाल के इस हाईकोर्ट को वापस भेज दें। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा ज़ुल्करनैन साहब, मैं शायद एक और भी ऑप्शन है वो, लेकिन वो यही साहब के पास नहीं है। अच्छा, पहले मुझे कमेंट ऑप्शन पूरे बताने दें। पंजाब गवर्नमेंट एतराज कर सकती है कि जी वो फवाद चौधरी केस में भी 2 मेंबर बेंच था तो 3 को रेफर किया गया था, अभी भी 2 है, हाईकोर्ट में भी 2 ने सुना हुआ है, तो आप इसको कर दें। वैसे ये बात रही साहब को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 मेंबर के सामने लगा लिया। तो जो अब आप बताएं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं जो अमामुल काज़ियान है, काज़ी यही अफरीदी साहब, इनकी हिस्ट्री को देखते हुए, जो इनकी बतौर मुनसिफ हिस्ट्री गुजरी है उसको देखते हुए प्रेडिक्ट ये किया जा सकता है, कहा यह जा सकता है कि ये हर बड़े केस में और अहम केस में ये हमेशा पतली गली से भागे, हमेशा पतली गली से। वो मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला फैसला हो, वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हो, जितने भी बड़े केसेस इनके सामने ये बेंच का हिस्सा रहे, ये हमेशा कोई 1.5 इंच की इकराता सा मस्जिद बनाते हैं। अब यहाँ पर जो मामला उठा, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, काजी ये अफरीदी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फैसला नहीं दिया। वो भले किसी के हक में जाता हो या किसी के खिलाफ जाता हो। आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया यहाँ पर, मुझे ये बताएं कि जो फवाद चौधरी वाले केस में उन्होंने फैसला दिया था वो किसकी जीत थी? वो ना फवाद चौधरी को पता लगता है हमारी जीत है, और ना प्रोसिक्यूशन को पता लगता है हमारी जीत है। किसकी जीत थी वो? सुप्रीम कोर्ट में एक केस कम हो गया, यही सब की जीत होगी। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस कम हुआ और यही साहब की जीत हुई। ये साहब कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट फैसला नहीं देते, वो किसी के भी खिलाफ। आपको क्या लग रहा है अब क्या करेंगे? वो अब भी पतली गली से निकलेंगे और अच्छा दौरान समात वो कहेंगे मैं इससे बहुत आगे जाना चाहता हूँ, प्लीज मैं इससे बहुत आगे जाना चाहता हूँ। या ये भी हो सकता है कि इसको लाहौर वापस भेज दें जी, और आप जो कह रहे हैं मुझसे बढ़ के आपको दे। हाँ, जो आप कह रहे हैं मुझसे बढ़कर आपको दे, वो जमानत मांगे दे दे। मैं लाहौर भेज रहा हूँ। या फिर अच्छा ये इसको हम देखेंगे, ये भी कह सकते हैं कि इसको हम देखें, ये 3 रुकनी बेंच के पास जाएगी मामला जी, अच्छा ये हम इसको छुट्टियों के फौरी बाद लगा देते हैं। ये 2 ऑप्शन है। वो ये कह दें कि जी हम 1 बजे लगा रहे हैं 3 मेंबर बेंच में, या कल लगा दें 1 मेंबर बेंच में, तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट फैसला देना जी, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट फैसला कभी भी नहीं देते, वो हमेशा ऐसा फैसला देते हैं
आधा तितर आधा बटेर होता है, किसी को समझ ही नहीं आती कि यार क्या रंगीन फैसला फिल्मों दिया। का दौर है, तुम ब्लैक एंड व्हाइट जा रहे हो। अच्छा, अब जजेस की बात हो रही है तो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एडहॉक जजेस जो थे, वो अपना टेन्योर पूरा करके तो रुखसत हो गए हैं। हाँ और वैसे रिवायत तो यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई जज अलविदा होता है तो उसको अलविदाई तकरीब होती है, डिनर शिनर दिया जाता है। लेकिन एडहॉक जजेस के मामले में कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। तो यही अफरीदी साहब ने ज़राना अकेले, दिया। नहीं सर, हाँ ज़राना दिया। अच्छा जोराना दिया उनको, वो कोई अंदरूने खाने दिया, ज़राना दिया उन्होंने। अंदरूने खाने दिया गया और उनको मतलब फूलों का गुलदस्ता दे के चैम्बर में रुखसत कर दिया गया। तो वो जो एक प्रॉपर सेरेमोनियल हॉल में एक गैदरिंग होती है वो नहीं हुई। एडहॉक जजेस 1 साल के लिए इनको लगाया गया था। तब बातें बड़ी सुनी थी हमने कि जी काजी साहब के पास मेजोरिटी नहीं है तो बंदे पूरे करने के लिए इनको लगाया गया। लेकिन मंसूर अली शाह साहब उस वक्त जो काजी साहब के एडवाइज़र थे, वो शायद कुछ चीज़ों को भांप गए थे। तो उन्होंने ये शर्त उसमें रखवाई थी कि जो केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं 1100 से 1200 केसेस, तो ये सिर्फ वही सुनेंगे, ये बाकी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और जब याहिया साहब आए तो याहिया साहब ने इनको फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर भी नहीं बिठाया था। इनको पहले इनविटेशन किया कि मीटिंग के बाद उन्हें कहा जी अब बाहर ही बैठे। तो इनको लेकिन एक और बात है, मैं आपको बताऊं, वो बात क्या है जुल्करनैन साहब, जब ये आए काजी फाइज साहब ने इन्हें लाया था, इनमें नाज़रीन थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं कि इसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब हैं। जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस सरदार इजाज इसाक उनके अंकल हैं, एक चचा है। हाँ चचा है। फ़कत एक शेर में पढ़ूंगा, उससे आप बेहतर समझ जाएंगे, उस पर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। परवाज़ दोनों की एक है मगर परवाज़ है दोनों किसी एक फिजा में, एक फिजा में या एक ही मगर करगिस के जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और है। बस आप इससे आप खुद निकाल लीजिएगा। चलें खुद निकाल लेते हैं। अब मेरा ख्याल है राय साहब तो अदालत वाला तो इन्हें अदालत की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई हुई है और ये सादे बेंच में लगनी है। अब देखते हैं कि सादा बेंच जो जुमे को अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में उसी के सामने लगे, उसके सामने लगती है, या फिर नेक्स्ट उसमें आके कोई बेंच आता है अगर जैसे अमीनुद्दीन खान साहब के सामने लगता है तो फिर तो फैसला जो है वो समझे कि हक में है ना जी। सर वो तो अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच के सरबराह हैं जिस बेंच का फैसला था, और वो उन्होंने अक्सरियत में वो लिखा है, उसमें शामिल है वो। अगर वो अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करवाते, नहीं अमल दरामद तो नहीं करवाया, वो कहेंगे वैसे हो जाएगा। 26वीं तरमीम के बाद जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि फैसला मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता। नहीं उससे पहले, हाँ 26 उससे पहले भी 26वीं तरमीम से पहले जो लास्ट ईयर 12 जुलाई को फैसला दिया था जस्टिस मंसूर शाह बेंच ने, उसमें सर वो 26 तरमीम से पहले की बात है ना, तो वो भी नहीं माना गया। अब तो अपने आईनी बेंच का लाडले बेंच का फैसला है, वो भी नहीं माना जाता। ये तो अब ये जो हमारे सामने सफेद इमारत है ना, ये अपनी कदर मंजर खो बैठी है। अब लोगों को आज डॉन ने एडिटोरियल लिखा है, आपने पढ़ा है डॉन का एडिटोरियल? नहीं। जिसमें उन्होंने लिखा है डॉन ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोगों का जो उस पर एतमाद है वो खतरनाक हद तक कम हुआ है, और वो इन्वॉल्वमेंट सियासी इन्वॉल्वमेंट। हालांकि आप तो सियासी केस भी नहीं सुन रहे। नहीं सियासी केस सुने, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, दूसरा लाया गया, तीसरा लाया गया, ये क्या था सारा सिलसिला? सर आप मेरी बात समझे नहीं। हाँ चले जिनको समझ आ गई वो कमेंट से बता देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।